ऑथेंटिक कुछ जानकारी हो विद स्रोत तब बोलिएगा, नहीं तो हम उतना ये करते हैं। अब हमारा भी लिमिटेशन है ना, कितना ये ऐसा चीज़ है इसमें, जैसे फैक्ट किताब का जब रहता है, हिस्ट्री हो पॉलिटी हो, तो वहाँ कंसेप्ट पता है, तो वहाँ मतलब रीडिंग इतना व्यापक है कि कुछ भी कहिएगा तो वहाँ पकड़ लेंगे। लेकिन करेंट में क्या है ना कि कितना भी पढ़ लीजिएगा वो समुद्र है, तो अचानक कुछ आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, अच्छा पता नहीं कहीं हुआ हो या ना हुआ, तो उसको सुधार लीजिएगा आप लोग सभी लोग, उसको ठीक कर लीजिएगा। हम फिर से उसमें जाके एक बार करेंगे इस चीज़ को। ये काम आगे से नहीं कीजिएगा, आगे से बोलिएगा तभी जब आपके पास ऑथेंटिक स्रोत हो, कोई भी मैगजीन ऑथेंटिक मैगजीन हो जहाँ पे, या कोई पेपर या कहीं से भी, या नेट पर भी कहीं से सर्च किए हुए हो, तब जा कर के उसमें इंटरफेयर कीजिएगा, अन्यथा इंटरफेयर नहीं कीजिएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमारे लिए तो घातक बहुत कम है, हम क्या, हमको थोड़ी एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम आपको देना है, अपने साथ साथ सबको लेके डूब जाइएगा। हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, सबको लेके डूब गए, ये काम नहीं कीजिएगा, है ना। क्या चीज? तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? इंटरनेशनल समिट्स वगैरह सब कर लिए थे, कुछ एक दो इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह भी किए थे। आज हम लोग कुछ इंटरनेशनल इंडेक्स करेंगे, जो इकोनॉमिक्स से इतर इंडेक्स है, जो इकोनॉमी वाला जितना भी इंडेक्स होगा ना, वो सर्वेश सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे अलग हटके, अदर देन इकोनॉमिक इंडेक्स, कुछ ऐसे इंडेक्स है जहाँ से प्रश्न बीपीएससी अक्सर पूछता है। तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रख, हो सकता है हम मिस कर जाएं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहले, कभी भी कोई भी इंडेक्स को अगर आप तैयार करते हैं तो 4-5 पॉइंट उसका हमेशा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला चीज़ कि जारी करने वाला संस्था कौन है, जारी करने वाला संस्था कौन है, फिर उसमें शामिल देश कौन कौन है, उसके बाद उसमें भारत की क्या रैंकिंग है। यूपीएससी जब पहले पूछता था तो भारत के आस पड़ोसी देशों का भी रैंकिंग पूछता था, तो किसी किसी संस्था में पड़ोसी देशों का रैंकिंग भी आप एक बार देख लीजिएगा, उस पर नज़र एक बार दौड़ा लीजिएगा। इसके साथ साथ पहले ब्रिक्स में जब चूँकि कम मेंबर थे तो वहाँ से पूछा जाता था, एक आध बार पूछा गया है, बीपीएससी हालांकि नहीं पूछी है अभी तक, लेकिन अब तो ब्रिक्स में बहुत सारे मेंबर हैं, तो ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान, ये सब पूछने का बहुत कम संभावना है। फिर भी अगर आपके पास वक्त है, क्योंकि अभी तो है लंबा वक्त, तो वक्त है तो आप एक नज़र उस पर भी डाल लीजिएगा, एक बार उस पर भी नज़र दौड़ा लीजिएगा। तो इतना चीज़ ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद टॉप 5 बॉटम 5 वो ज़रूर देख लीजिएगा, इतना काम ज़रूर करके जाइएगा। और इंडेक्स से बीपीएससी में हमको जहाँ तक लगता है 1 से 2 प्रश्न रहता ही रहता है हर साल, तो ज़रूर से ज़रूर इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा। इतना अगर आप रखिएगा तो क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। ये तो हम नहीं कह सकते कि सारा क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। बौद्धिक संपदा संगठन जो है किसकी अनुषंगी संस्था है? ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सब ध्यान में रखिएगा। कभी कभी इन संस्थाओं का मुख्यालय भी ध्यान में रखिएगा, जिस संस्था की चर्चा होगी उसके मुख्यालय का नाम भी ध्यान में कभी कभी रखिएगा। इसके साथ साथ द पोर्टुलस इंस्टीट्यूट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII, ये तीनों के द्वारा, और ब्राज़ीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो जारी किया जाता है इसके द्वारा, लेकिन इन तीनों संस्थाओं ने इसमें सहयोग किया है। तो इसमें से भारत की एक संस्था CII है, तो ये ध्यान में रखिएगा। CII के चीफ का नाम भी ध्यान में रखिएगा। जैसे भारत में जब कभी भी आप इकोनॉमी का क्षेत्र याद करते हैं तो इसके तीनों का नाम याद रखते हैं ना, किसका किसका? फिक्की, एसोचैन और CII, तीनों के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा।
ये तीनों का अध्यक्ष भी आपके लिए उतना ही रिलीवेंट रहता है, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद इसका शीर्षक अगर देखेंगे तो शीर्षक है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये याद रखिएगा, कभी कभी शीर्षक पूछा जाता है इस, या कभी कभी कहेगा विषय क्या था, तो यही जो शीर्षक है या जो विषय है एक ही चीज़ है। देशों की संख्या जो इसमें सम्मिलित हुए हैं 133 हैं। नवाचार मतलब समझ रहे हैं ना क्या? तो इंग्लिश हो गया। हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पूछे ना, उसका मीन पूछें कि आप उससे क्या समझते हैं। अमन क्या समझते हैं, इनोवेशन से क्या समझते हैं? इनोवेशन क्या होता है? हाँ बताइए। हाँ ये बात कह सकते हैं, कुछ नया उसमें हुआ हो, जैसे पुराना जो कुछ चला रहा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अल्ट्रेशन, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हुआ हो। जैसे फोर्स का परिभाषा याद करते हैं ना, कि किसी न किसी चीज़ में उसके लगने के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, है ना। कि दीवार पर कितना भी ये लगा लीजिएगा, अगर वो नहीं गिरा तो फोर्स नहीं लगा आपका, है ना। तो उसी तरह से है इनोवेशन में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो जब ये रैंकिंग जारी करा है नवाचार का, इसका मतलब है कि किस किस देश में इनोवेशन के लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्योंकि देश का ये हो रहा है। अब इनोवेशन के लिए फैसिलिटीज़ कैसे देश प्रोवाइड करवाता है? देश फंड देती है। भारत सरकार कोई इनोवेशन में फंड दे रही है? जैसे बतलाइए कोई कहीं पर फंड? हाँ क्या चीज़? योजना बना करके इनोवेशन को, जैसे कुछ इनोवेशन बतलाइए जिसको सरकार ने प्रोत्साहित किया हो भारत में। जब हम लोग 10th में थे तो भारत सरकार की स्कीम थी इंस्पायर स्कॉलरशिप वगैरह जो था, तो वो इनोवेशन के लिए साइंस के क्षेत्र में अगर कुछ हम नया आविष्कार कुछ हुआ है इनोवेशन करके, तो या सरकार अगर आप देखेंगे तो क्या, जैसे आप देखिएगा कौशल विकास योजना खूब चल रहा है, लेकिन क्या वो इनोवेशन के लिए है? वो किस चीज़ के लिए है? पेट्रोल निकला था। क्या चीज़? तो इनोवेशन थोड़े हुआ। क्या चीज़ से पेट्रोल निकला था? वो एक मूवी था ना, एक हास्य मूवी थी, किसका? संजय दत्त उसमें थे, और बहुत सारे हास्य कलाकार थे जो ये एक जगह किसी को बेचना, सतीश कौशिक भी शायद था जो एक नाला का कचरा था उसको बेच दिया था कि ये पेट्रोल निकल रहा है यहाँ पर। कोई था ना मूवी, इसमें वो जावेद जाफरी वगैरह सब था। उसी तरह का चीज़, वो इनोवेशन नहीं होता है। उस तरह का जो चीज़ होता है वो इनोवेशन नहीं होता है। जनरली होता क्या है कि जैसे आप बड़े बड़े जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे भारत में इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, या आईआईटी वगैरह है, तो वहाँ पर आप शोध को, नया नया शोध करवाने के लिए, नए नए रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं, वो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। इनोवेशन कौन करेगा? जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस है वहीं पर ना होगा, जहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़, जहाँ पर उसके लेबोरेटरीज़ वगैरह होंगे, वहीं ना इनोवेशन होगा। अब यहाँ सॉफ्ट बैठ करके और अमेरिकन सॉफ्टवेयर का केवल कोडिंग और डिकोडिंग करना इनोवेशन नहीं है ना, है क्या वो इनोवेशन? कि कुछ नया तकनीक बनाना इनोवेशन है, जैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, या इसी तरह का कोई भी रॉकेट को लेकर के, या किसी भी चीज़ में जो नया नया अपना इनोवेशन, जो नया, जैसे क्रायोजेनिक इंजन को लेकर के देखिएगा, तो पहले क्रायोजेनिक इंजन को लेकर के आयात पर पूर्णतः निर्भर था, अब धीरे धीरे उस दिशा में भारत अपने तरीक़ा से काम कर रहा है। तो इस तरह का कुछ नया नया काम जो करेगा वो इनोवेशन होगा। इस स्थिति में भारत का रैंकिंग अगर देखिएगा तो 133 देशों में भारत को 39वां रैंकिंग मिला हुआ है। मलेरिया का वैक्सीन जो डेवलप किया गया है वो भी तो इसमें है। मलेरिया का वैक्सीन कब डेवलप किया गया? इंडिया में किया गया, मर्क्यूरी ऐसे कुछ करके है, वो भी इनोवेशन नहीं आएगा। हाँ,
तो पिछले साल 2023 में 40वां, हाँ ये एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, पिछले साल भारत का क्या रैंकिंग था। कुछ में हम लिख दिए, कुछ में नहीं हमको मिला है, तो आप खोज लीजिएगा, क्योंकि हमको पूरा सर्च करना पड़ा है साइट खोल खोल के उसका, उसी में बहुत टाइम लग गया और बहुत जगह से नहीं भी मिला है। तो एक बार देख आप पिछले साल का भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि पिछले साल क्या स्थिति थी, इस साल क्या स्थिति है। तो ये पोर्शन भी लगभग जगह पर आप कोशिश कीजिएगा, इसी तर्ज में आप एक बार कर लीजिएगा तो एक बार नज़र पड़ जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा। रटिएगा तो भूल जाइएगा। वहाँ पर तो प्री में आपके साथ सहूलियत रहती है ना भाई, आंसर सीट आपके, आंसर भी आपके पास रहता है, तो उस आंसर में से एक आंसर केवल चुनना रहता है। चीटिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, आंसर आपके सामने रहता है, क्या चीटिंग कीजिएगा, जो चुटका बना करके ले जाइएगा वहीं रहता है सामने में, तो ज़्यादा उसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। एक बार नज़र भी दोहराए रहिएगा तो याद आ जाए कि अच्छा ये देखे थे, ध्यान में था। तो 40वां से 39वां स्थान पर भारत पहुंच गया। भारत को लगातार 14वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। जितना चीज़ आप लोग कह रहे हैं, मलेरिया का, वो कोविड का भी टीका खोजा गया था ना यहाँ, तो लगातार से इसको इनोवेशन का ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है भारत को। ये फैक्ट याद रखिएगा। क्लियर? हाँ, 40 रैंक था 2023 में, 40वां रैंक था, इस बार घट करके 39वां रैंक हो गया है। टॉप 5 अगर देखिएगा तो टॉप 5 पर स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम। और बॉटम 5 में देखिएगा तो सबसे बॉटम पर अंगोला है, उसके ऊपर नाइजर है, उसके ऊपर माली है, फिर इथोपिया है, फिर बुर्किना फासो है। तो जितने भी देश हैं ये सब कहाँ के हैं? अफ्रीका के देश हैं। तो ये हमेशा याद ध्यान में रखिएगा कि अफ्रीकन कंट्री में जो इनोवेशन है वो सबसे पिछड़ा हुआ है। अब देखिए कि अगर अफ्रीकन कंट्री में इनोवेशन सबसे पिछड़ा हुआ है, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, चीन और अफ्रीकी मंच। तो जितने भी देश हैं उनका अगला जो टारगेट है, टारगेट देखिएगा कहाँ कहाँ पर वो लोग बना रहे हैं, टारगेट कहाँ पर अपना मार्केट ढूंढने का बना रहे हैं, जहाँ पर इनोवेशन कम हो रहा है। तो अफ्रीका और एशिया का जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है, जहाँ पर इनोवेशन बहुत कम हो रहा है, तो वही सब अगला टारगेट है। क्योंकि आप देखिएगा साउथ ईस्ट एशिया तेज़ी से प्रगति कर रहा है, अफ्रीका और एशिया का कुछ हिस्सा जो है उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं हो रहा है, तो वही सब जगह टारगेट है मार्केट के लिए। जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, जितने भी साम्राज्यवादी देश हैं, उनका वही सब टारगेट है। क्लियर? इसमें 2 विश्व के बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर की घोषणा की गई है, बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर, जिसमें योकोहामा, टोक्यो योकोहामा जो जापान का क्षेत्र है, इसको विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब बताया गया है। ये फैक्ट याद रखिएगा। और भारत का बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इस 4 शहर को शामिल किया गया है साइंस टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स के रूप में। इस 4 शहर का पहचान किया गया है जहां पर इनोवेशन बहुत या इनोवेशन के लिए ज़्यादा सुविधा अवेलेबल है, वहाँ से ज़्यादा चीज़ निकल करके सामने आ रही है, जिसमें है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा। क्लियर? इसके बाद है विश्व प्रतिभा रैंकिंग। जारीकर्ता संगठन है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा इसको इशू किया था। शीर्षक इसका मुझे नहीं मिला है। इसमें 67 देशों को शामिल किया गया है और 67 देशों में भारत का जो स्थान है वो 56 है, 56वां स्थान है। इसमें घाना, नाइजीरिया और प्यूर्टो रिको, तो घाना और नाइजीरिया ये दोनों देश अफ्रीकन देश है, इसको पहली बार शामिल किया गया। प्यूर्टो रिको कहाँ पर है?
कैरिबियन आइलैंड पे था सर। कैरिबिया के क्षेत्र में पड़ता है। ध्यान में रखिएगा इस सब का। इन लोगों का जैसे देखिए यहाँ पर तो आप जान लें कि प्यूर्टोरिको पहली बार शामिल हुआ है। ये नहीं पूछेगा, पूछ देगा कि इसके ज्योग्राफी में जा करके कि इसका ज्योग्राफिकल सिचुएशन कहाँ पर है। तो इस तरह के चीज़ को ध्यान में आप रखे रहेंगे। जो भी नया देश, नई छोटे छोटे देश के बारे में जानकारी मिल रही है तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से जाइएगा, एक बार केवल उलट के एटलस वगैरह में देख लीजिएगा, अच्छा कहाँ, वो ध्यान में बना रहेगा आपके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 कंट्रीज जो हैं स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, स्वीडन और डेनमार्क है। और अंतिम 5 देश अगर आप देखेंगे तो फिलीपींस, घाना, वेनेजुएला, ब्राज़ील और मंगोलिया है। अंतिम 5 देश फिलीपींस, घाना, वेनेजुएला, ब्राज़ील और मंगोलिया है। ये याद कर लीजिएगा। इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, इस फैक्ट को पर नज़र दौड़ाते रहिएगा, ठीक है। जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फोर्ब्स के द्वारा सितंबर 2024 में ये रैंकिंग जारी किया गया था। जीडीपी के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत का रैंकिंग चूंकि 5वां है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। तो किस किस चीज़ में कैसे कैसे है ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जीडीपी के सेंस में अगर आप देखेंगे तो 28.78 ट्रिलियन के साथ यूएसए सबसे टॉप पर है। चीन जो है 18.53 ट्रिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है। जर्मनी 4.59 ट्रिलियन के मतलब यूएस डॉलर ट्रिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। जापान 4.11 और भारत 3.94। जीडीपी के सेंस में पर कैपिटा जीडीपी अगर देखिएगा तो पर कैपिटा जीडीपी में ये आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। यूएसए में पर कैपिटा जीडीपी जहाँ पर 85.37 थाउजेंड में है, चीन में जाकर के देखिएगा तो 13.14 है, जर्मनी में 50। तो यूरोपियन और अमेरिका इस दोनों का जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज़्यादा है। उस सेंस में भारत का जो स्थिति देखिएगा वो पुअर है। इस जगह से अगर भारत की तुलना कीजिएगा तो कितना गुना पीछे है भारत अभी? 40 गुना पीछे है यूएसए से, और चाइना से करीब करीब 6 गुना पीछे है ना। वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर में अगर देखिएगा तो इस मामले में इंडिया जो है ये सबसे बड़ा है। 6.8% की वृद्धि यहाँ पर दिख रही है। तो ये 3-4 फैक्टर याद रखिएगा। वृद्धि दर भारत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन पर कैपिटा में देखिएगा भारत सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। क्लियर? तो ये हर चीज़ के सेंस में आप ध्यान में आप रखेंगे इसको, कि प्रत्येक पॉइंट के सेंस में इसको आप ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसको वैश्विक उदारता सूचकांक भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा वैश्विक उदारता सूचकांक। उदारता का मतलब क्या हुआ, या गिविंग का मतलब क्या हुआ, बताइए। देना, किसको देना? ज़रूरतमंद लोगों को देना। तो ज़रूरतमंद लोगों में मतलब किसको देना? जो रोड पर भीख मांगते हैं उनको दे देना, या कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन करना। तो हाँ, सोशल कंट्रीब्यूशन करना, जिससे अर्थव्यवस्था को किसी न किसी तरीक़ा से फ़ायदा पहुँचे, जिससे लोगों को एक लार्ज पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो इस क्षेत्र में मतलब दान देना,
दान देने के सेंस में अगर आप देखिएगा तो ये जो इशू किया जाता है चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा, यह सूचकांक या इंडेक्स इशू किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा 142 देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भारत का रैंकिंग जो है वो 26वां है। प्रथम 5 देश जो है वो इंडोनेशिया, केन्या, सिंगापुर, जाम्बिया, नाइजीरिया है। और अंतिम 5 देश यहाँ पर देखिएगा सीक्वेंस थोड़ा उधर था, यहाँ पर उल्टा चुकी है। तो सबसे अंतिम 142वां नंबर पर जो है वो पोलैंड है, उसके बाद जापान है, कंबोडिया है, लिथुआनिया है, यमन है। तो यहाँ पर सीक्वेंस आपको उल्टा हुआ नज़र आएगा, अलग नज़र आएगा। ये एकदम अलग तरीक़ा से आप सोच भी नहीं सकते हैं कि केन्या जो बहुत इकोनॉमिक संकट से जूझने वाला देश है, गिविंग इंडेक्स में देखिएगा तो वो सबसे ऊपर है। क्यों है सबसे ऊपर भाई? आखिर क्या वहाँ सब ये ऐसा है जहाँ पर वो इतना आगे बढ़ गया है अनुदान देने में या सोशल अनुदान देने में? जरूरत है। गवर्नमेंट किस प्रकार की है? गवर्नमेंट को अगर आप देखिएगा गवर्नमेंट किस प्रकार की है, वहाँ गवर्नमेंट सोशल कंट्रीब्यूशन करने वाला गवर्नमेंट है या नहीं है? आगे आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स जो है, यह इंडेक्स एनर्जी का यूज जो होता है वो सामान्यतः कोल बेस्ड एनर्जी का यूज होता है। कोल बेस्ड एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए क्या क्या सुविधा अवेलेबल करवाया जा रहा है किसी भी देश के द्वारा, उसका आकलन इसके द्वारा किया जाता है। और इसको जारी करने वाला संस्था जो है विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो बतलाता है कि जैसे आप पेरिस सम्मेलन में कुछ कमिट किया प्रत्येक देश ने, उस कमिटमेंट को वो कितना व्यवहार में उतारने का काम कर रहा है। मीन्स कि कमिटमेंट यही था ना कि जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसी चीज़ का वो जांच करता है, इसी चीज़ को वो मुआयना करता है कि कौन सा देश इसमें ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से काम कर रहा है, जो गैर नवीकरणीय स्रोत से नवीकरणीय स्रोत की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितना तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो इसी बात को लेकर के ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। जारी करने वाली संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शीर्षक इसका था फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। 120 देशों को शामिल किया गया था। इसमें भारत का रैंक अगर देखिएगा तो 63वां रैंक है। इसका मतलब है कि भारत में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में भारत जो है वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया। ये फैक्ट याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा मार्केट है, ग्रीन एनर्जी का चौथा सबसे बड़ा मार्केट है। ये याद रखिएगा, देख लीजिएगा, जाकर के सर्च कीजिएगा। पूरा रिपोर्ट पढ़ने का भी हमारे पास टाइम नहीं था, आप एक बार जा कर के वहाँ सर्च, इस तरह की कोई भी आपका अगर आइडिया होगा अभी आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सारा कुछ दिया हुआ होगा, वहाँ खोज लीजिएगा एक बार। क्लियर? इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट होगा उसको अभी लिख लीजिए कि दिमाग से उतर जाए तो आप लिख लीजिए उसको और उसको एक बार सर्च कर लीजिएगा। 5 मिनट का काम है, मोबाइल पर तुरंत कर लीजिएगा। इसमें अगर देखेगा तो फर्स्ट 5 कंट्रीज जो है वो स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, तो ये सब यूरोपियन कंट्री, और ख़ासकर यहाँ पर देखेगा तो स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वो लीड कर रहा है। यूरोपियन और यूरोपियन में भी स्कैंडिनेविया का जो क्षेत्र है वहाँ का जो कंट्री है वो इसको लीड कर रहा है। और वहाँ देखिएगा वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जोग्राफिकल कंडीशन है। आप वहाँ देखिएगा विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि तीनों चारों देश जो है वहाँ पर स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये तीनों के पास, नॉर्वे के पास भी, हालांकि नॉर्वे नीचे है थोड़ा, लेकिन नॉर्वे के पास, सब के पास ग्रीन ये विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्रोत है।
इसके साथ साथ ये हाइड्रो पावर का भी उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा स्रोत है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम अगर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देखेंगे तो यहीं पर। इसके साथ साथ स्कैंडिनेवियन कंट्री की एक और खासियत है कि वहाँ पर दिन का जो टाइम होता है वो ज़्यादा लंबा होता है। सोलर एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम तक वो एब्जॉर्ब करता है। इसके कारण भी वहाँ पर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादा काम हो रहा है। सबसे पिछड़ा जो इसमें देखेंगे तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, सबसे पिछड़े, सबसे अंतिम रैंकिंग पर 120वां नंबर पर। कांगो कहाँ पर है? अफ्रीका में कहाँ पर है? वेस्टर्न अफ्रीका, कांगो नदी के किनारे। अच्छा, इसकी और कुछ खासियत बताइए कांगो देश की। कन्हैया आप बतलाइए। वो सब नहीं बताइए, कांगो का ज्योग्राफिकल कुछ खासियत बताइए। हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं, आप बतलाइएगा। आप थे उस दिन क्लास में, यहीं पर बैठे हुए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा वो सब चीज़। यमन ये कहाँ है? ये एशिया में है। तंजानिया अफ्रीका में है। मोजाम्बिक भी अफ्रीका में है। ये चीन के ऊपर है। अच्छा, मंगोलिया ये भी एशिया में है। अगला ये विश्व IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, इसका जारीकर्ता संगठन जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और स्विट्जरलैंड का विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स अगर आप देखिएगा तो इसमें 67 देशों को शामिल किया गया है। इसमें भारत का स्थान जो है 39वां है। पिछले बार इसमें भारत का स्थान 40वां था, याद रखिएगा इसको। इसमें अगर देखिएगा तो फर्स्ट 3 देश जो है वो सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, और अंतिम 3 देश जो हैं वो वेनेजुएला, अर्जेंटीना और घाना है। अर्जेंटीना, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, घाना। क्लियर? टॉप 3, बॉटम 3 या टॉप 5, बॉटम 5 जरूर याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? किसके द्वारा ये लागू किया गया था, या ये लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया लोगों के बीच में? यूनाइटेड नेशन के द्वारा रखा गया। इसके कितने गोल हैं? 17 गोल ध्यान में रखिएगा। और इसका अचीविंग पीरियड जो है, कब इसको अचीव करना है, वो डेट भी याद रखिएगा। 2030 में इसको अचीव करना है। तो उस अचीवमेंट के दिशा में कौन कौन देश क्या क्या काम कर रहे हैं, इसके आधार पर हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है कि उस SDG को प्राप्त करने में किन किन देशों ने क्या क्या योगदान दिया, उनका क्या रैंकिंग है। इसी आधार पर यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसको जारी करने वाला जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका शीर्षक अगर देखिएगा तो SDG और भविष्य का UN शिखर सम्मेलन, द SDG एंड UN समिट ऑफ द फ्यूचर, इस बार का ये दिया गया था इसका शीर्षक। शामिल देश इसमें 167 हैं। भारत का स्थान जो है वो 109वां स्थान है। इसमें 2-3 चीज़ हमको एक जगह देखने को मिला, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, नया लगा मुझे। इसमें संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद को लेकर के एक नया सूचकांक जारी किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में जो मल्टीलेटरलिज्म है इसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए देशों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें बारबाडोस को सबसे शीर्ष रैंकिंग दिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे लोअर रैंकिंग दिया गया, सबसे बॉटम का रैंकिंग दिया गया है। तो ये बड़ा जैसे मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने में बारबाडोस को टॉप पर और USA को सबसे नीचे।
तो ये दिखलाता है कि कोई भी जो मल्टीलेटरल काम हो रही है वहाँ पर यूएसए का क्या परफॉर्मेंस है, या यूएन के प्लेटफॉर्म पर यूएसए का क्या परफॉर्मेंस है। इस ग्रुप में या इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में गिनी बिसाऊ जो अफ्रीकन कंट्री है, इसको फर्स्ट टाइम इसमें शामिल किया गया है। इसको फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शामिल किया गया, तो यह एक फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो फर्स्ट रैंकिंग जो है वो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस। तो आप देखिएगा लगातार स्कैंडिनेवियन कंट्री, यूरोपियन, और यूरोप में फिर तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के या एसडीजी को प्राप्त करने को लेकर के, इन सब चीज़ में स्कैंडिनेवियन कंट्री सबसे आगे है, और अफ्रीकन और एशियन कंट्री सबसे पीछे है। तो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, आप अक्सर में आपको देखने को मिलेगा, यही थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब मिलेगा। तो यहाँ पर फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, और अंतिम स्थिति देखेंगे तो दक्षिण सूडान का है, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, सोमालिया, यमन। इसमें एक एशिया से है, बाकी सारा कंट्री जो है ये सब अफ्रीका से है। तो एसडीजी गोल को भी देखेंगे, अगर आप एक सामान्यतः इस डाटा पर नज़र डाल के अगर आप कुछ रुझान निकालना चाहेंगे, कुछ यहाँ से ट्रेंड्स लेना चाहेंगे, तो ट्रेंड्स यही है कि यूरोपियन कंट्री जो है वो एसडीजी गोल को प्राप्त करने में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जबकि अफ्रीकी देश जो है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है। अब हर चीज़ में वो चीज़ दिख जाएगा। एसडीजी गोल प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? नया नया टेक्नोलॉजी चाहिए। इनोवेशन में देखें सबसे पीछे वही है। ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन में देखिएगा वो सबसे पीछे है। तो धीरे धीरे क्या है, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है इन सब टेक्नोलॉजी वालों के लिए। भविष्य का जो स्ट्रैटेजी कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री जो बनाने जा रहा है, वो देखिएगा कि वो उसी जगह को टारगेट करेगा। तो टारगेट जब उस जगह को करेगा तो क्या क्या होगा? वो तो अभी भी हो रहा है। उसको एक मार्केट में तब्दील करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, तरह तरह का विज्ञापन, तरह तरह की चीज़ें प्रोत्साहित करके, यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को प्रोत्साहित करके उस सब जगहों पर छोटे छोटे पॉकेट्स पहले बनाए जाएंगे, और फिर उसको डेवलप किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ लोग आकृष्ट होते चले जाएंगे, और वो पूरा बदलता चला जाएगा। जैसे इंडिया में हुआ। इंडिया में देखिएगा कितना साल लग गया बदलने में। 1833 में, 1832-33 में मैकॉले ने अपना मिनट्स प्रस्तुत किया, है ना। उसी टाइम में ना वो मैकॉले लॉ मेंबर बनता है, और वो 1833 के अधिनियम के बाद लॉ मेंबर बनता है। फिर वो अपना मिनट्स प्रस्तुत करता है। मिनट्स प्रस्तुत करता है तो अंग्रेजी शिक्षा यहाँ देना शुरू होता है, और अंग्रेजी शिक्षा मिलनी शुरू होती है तो यहाँ के लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। उसके बाद देखिएगा दूसरा काम कब होता है? 91 के बाद से। तो आप देखिएगा बड़ी तेज़ी से भारत में मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बड़ी तेज़ी से उस बीच में देखिएगा 90 से लेकर के और 2000-2005 के बीच में अचानक से भारतीय लोग बड़े सुंदर हो जाते हैं। भारतीय सुंदरियाँ बहुत सुंदर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के रूप में इसको टारगेट करना था, बाजार में बदलना था, बाजार ओपन करना था। तो कैसे उसके प्रति आकर्षण होगा? गांव का जो लोग था उसको क्या मतलब था इन सब चीज़ों से? लेकिन आप वो अखबार रोज़ पढ़ रहा है, देख रहा है कि अरे ये तो विश्व सुंदरी हो गई, उसके बाद वो मिस मतलब ये ब्रह्मांड सुंदरी हो गई। हिंदी अखबार में तो इसी तरह लिखा जाता है, या जहाँ का भी लोकल अखबार रहता होगा इसी तरह का शब्द यूज करता होगा। तो लोगों पर फिर चला कि चलो भाई। उसके बाद धीरे 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 देखिए मोबाइल तक कहाँ तक पहुँचा। आप इतना तेज़ी में सोच नहीं सकते कि जितना तेज़ी में ये बदला है। क्योंकि हम लोग के टाइम में लैंडलाइन फ़ोन, छोटे थे तो लैंडलाइन फ़ोन होता था। सप्ताह में 15 दिन पर एक आध बार कभी घर में किसी से बात हो जाती तो लोग लेटर लिखता था, है ना। उस टाइम में टेलीग्राम होता था। गाँव में किसी के यहाँ
कभी किसी बुजुर्ग से सुनिएगा तो टेलीग्राम आ जाता था, कोई पढ़ने जिसको नहीं आता था वो सब रोना वोना शुरू कर देते थे कि लगता है कोई मर गया, किसी के मरने की खबर आ गई है, क्योंकि अक्सर कुछ जो इमीडिएट खबर होती थी वही टेलीग्राम से भेजा जाता था। और उस समय का समय से देखिए, और हम लोग को बच्चे में गांव में रहते थे तो बहुत सारे लोग लेटर लिखवाने के लिए पहुंच जाते थे, चिट्ठी लिखवाने के लिए कि चिट्ठी लिख दीजिए, क्योंकि वो पढ़े हुए नहीं थे, उनका सारा, और वो बोलते थे अपने लैंग्वेज में, और उनको लिखना होता था बदल बदल के कि उसको ऐसे कह दो, ऐसे कह दो, उसको कैसे, तो किसी तरह वो स्किल होता था, धीरे धीरे आदमी डेवलप करता था। हम लोग भी बहुत सारे लोगों की चिट्ठियाँ लिखे हैं। और आज देखिए कि अब उस समय से कम बदलते हुए देखे हैं कि टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद स्मार्टफोन आया, कितना तेज़ी से 90 से लेकर के मतलब 2000 में तो फ़ोन भी नहीं आई थी, 2002-3 से 2000 में फ़ोन आ गई थी, लेकिन इनकमिंग पर भी पैसा लगता था उस समय, तो कोई फ़ोन रखता नहीं था। बात भी करने के लिए मित्र नहीं देते थे कि अरे इनकमिंग पर पैसा कट जाएगा। टेलीफोन पे करो ना, इसमें पैसे लगते हैं, तुरंत फोन करके टेलीफोन। और धीरे 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 कैसे बदलते चला गया पूरा सिस्टम देखिएगा, तो फिर देखिएगा कि अचानक से आपको ऑफर दे दिया गया कि मुफ्त में यूज कीजिए, दनादन सब मुफ्त में जियो का सिम ले लिया, और उसके बाद उसके आदी हो गए, और आदी हो गए तो फिर पैसा लेकर को, तो उसको तो मार्केट की तलाश थी। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम ये देखें कि मार्केट कैसे डेवलप किया, मार्केट को उसका मार्केटिंग कैसे किया गया, और आपको कैसे उस चीज़ से बांध दिया गया, है ना। अगला है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग मीन्स कि किसी भी शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, उसके आधार पर विश्व के कुछ शहरों का रैंकिंग किया गया, कुछ शहरों का ये निकाला गया कि जो एक बेहतर फैसिलिटीज़ यूज करते हुए किस शहर में कितना खर्च हो सकता है, इस स्थिति में कौन सा शहर सबसे महंगा है और कौन सा शहर सबसे सस्ता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या क्या चीज़ आएगा, जब कभी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग की हम बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या आएगा, आप शहर में रहते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, आप घर से बाहर आकर के पटना में रह रहे हैं तो पटना में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेंट और फूडिंग लॉजिंग, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आपके पास कितना अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप कितना तेज़ी से और कितना इससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पॉल्यूशन का लेवल क्या है वहाँ पर, ये सब चीज़ को देखते हुए इसका जारीकर्ता संगठन का नाम याद रखिएगा, अमेरिकी कंपनी एक मर्सर है, उसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है, और इसमें न्यूयॉर्क को बेस सिटी के रूप में इस्तेमाल किया गया, अर्थात न्यूयॉर्क को आधार बना करके, जैसे आप देखते हैं ना, आप अपना जो पर कैपिटा इनकम या कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो एक, या इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, मुद्रास्फीति को कैलकुलेट करते हैं, तो एक समय को या एक साल विशेष को बेस ईयर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ से कितना बढ़ा। जैसे मुद्रास्फीति जो डेली देखते हैं ना कि इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया, तो एक बेस ईयर को लेकर के वो चलता है कि उस बेस ईयर से कितना बढ़ के गया वहाँ। तो उसी तरह से न्यूयॉर्क को बेस सिटी बनाया गया, न्यूयॉर्क को माना गया कि इसको बेस बना करके इसके कंपैरिजन में हम प्रत्येक शहरों का तुलना करेंगे, और इसमें विश्व का सबसे महंगा शहर जो है वो एशिया का है, हांगकांग है, और सबसे सस्ता शहर जो है जिसको 226वां और 225वां स्थान मिला है, अबुजा और लागोस है। ये दोनों शहर जो है वो कहाँ का है, नाइजीरिया का है, अफ्रीका का, नाइजीरिया का है। भारत के इस शहरों को देखिएगा, 226 शहर में भारत के 4, 5, 6, 7 शहरों को शामिल किया गया है। 226 शहर को उसमें शामिल किया गया था। 225वां 26वां तो देख लिए, नाइजीरिया का 2 शहर है। भारत के 7 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 100 शहर में भारत का एक भी शहर नहीं शामिल है। भारत में सबसे ऊपर जो रैंकिंग है मुंबई का है, 147वां रैंक। उसके बाद नई दिल्ली का है 169वां रैंक।
चेन्नई का 184वां रैंक है, बेंगलुरु का 189, हैदराबाद 202, कोलकाता 211 और पुणे 213। क्लियर? याद रखिएगा कि भारत से इसमें 7 शहरों को शामिल किया गया है। 7 में से भारत का कोई भी शहर फर्स्ट 100 में शामिल नहीं है। पहला शहर जो इसमें शामिल है वो 149वां नंबर पर मुंबई, सॉरी 147वां नंबर पर मुंबई है और 169वां नंबर पर नई दिल्ली है। क्लियर? फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जेंडर गैप इंडेक्स, इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था। अच्छा, एक और तरीका से आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कौन कौन इंडेक्स जारी किया गया है। जैसे अभी आपके साथ चर्चा करते रहे हैं ना, उसको आप एक शॉर्ट लिस्ट कर लीजिएगा। किसी एक संस्था के द्वारा अगर 2, 3, 4 इंडेक्स जारी कर दिया गया है तो वो भी एक बार उस पहलू से भी एक बार ध्यान में रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कौन कौन सा इंडेक्स जारी किया गया है। तो इससे पहले भी एक था, कौन सा इंडेक्स था जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था? अभी चर्चा की है आपके साथ। ये तो है ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स। हाँ, तो वो ध्यान में रख लीजिएगा, जो जो होगा इसके द्वारा वो याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि इसमें से कौन विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया या नहीं जारी किया गया है। तो इसमें 146 देशों को शामिल किया गया है। भारत का यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कैमा स्थान है? 129वां स्थान है। 129वां स्थान। जैसे बाकी जगह पर आप देखेंगे इनोवेशन में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, इनोवेशन में कर रहा था अच्छा प्रदर्शन, लेकिन यहां पर आकर के भारत क्यों पिछड़ रहा है? जेंडर गैप के मामले में भारत क्यों पिछड़ रहा है? ठीक है, जैसे देखिएगा NFHS भारत में एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें महिलाओं की स्थिति को लेकर के था। वहाँ पर आप देखिएगा कि संपत्ति हस्तांतरण, तो एक बड़ा भारत में विरोधाभास है कि संपत्ति हस्तांतरण में महिलाओं को बहुत ज़्यादा संपत्ति हस्तांतरित हो गया है। संपत्ति हस्तांतरण के ट्रेंड में हमेशा वृद्धि दिखेगा कि महिलाओं के हाथ में संपत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जब उसको माइन्यूटली आप देखिएगा कि संपत्ति कैसे बढ़ रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। अचल संपत्ति जो देखिएगा, महिलाओं के का स्वामित्व जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये सब कोई कारण है? फालतू का बात है ये सब। संपत्ति अंतरण में क्या होता है कि वहाँ पर टैक्स रिलैक्सेशन है, स्टाम्प ड्यूटी का रिलैक्सेशन है। पुरुष से अगर महिला को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर कम स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, टैक्स रिलैक्सेशन वहाँ पर रहता है। इन सब कारणों से महिलाओं का संपत्ति उसको मिल रहा है। लेकिन आप जो देखिएगा कि जेंडर गैप का पता सबसे ज़्यादा कहाँ से चलता है? डिसीजन मेकिंग में महिलाओं का क्या रोल है, डिसीजन मेकिंग में उनका क्या पार्टिसिपेशन हो रहा है, वहाँ पर आप देखिएगा तो वहाँ पर वो पिछड़ती, मतलब उसी स्थिति में वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। वहाँ पर जो रोल है वो किसका रोल है? तब ना आप देखिए ना 146 देश में भारत 129वां स्थान पर है। इस इवेंट पिछड़ रहा है। 2023 में 127वें स्थान पर था। ये भी ट्रेंड याद रखिएगा कि यहाँ पर पिछड़ रहा है। तो नया जो, अब इस पर तो हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो पिछला कुछ समय से माहौल है वो और ज़्यादा पितृसत्तावाद को दृढ़ करने वाला है। कैसे? पितृसत्ता को अब कहिएगा कि पार्लियामेंट तो वर्तमान सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, नारियों का तो और बढ़ाया गया भाई, तो बढ़ना चाहिए था, घट काहे रहा है। आप सोमपाल छोड़िए ना, भारतीय न्याय संहिता को देख लीजिए, वहाँ पर जो विक्टोरियन मोरालिटी का कंसेप्ट था कि पुरुष
जो महिला जो है वो पुरुष की संपत्ति, जैसे एडल्ट्री का अपराध था, एडल्ट्री का जो अपराध था वो अपराध केवल इसलिए था, उसका जो मोटो था, वो मोटो यही था कि महिला जो है, पत्नी जो है वो पुरुष की संपत्ति है, विदाउट हिज कंसेंट यू कैन नॉट यूज दैट प्रॉपर्टी, यही कंसेप्ट था ना। एक लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया, सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया, और वर्तमान सरकार जो कह रही है कि हम औपनिवेशिक कानून से मुक्ति करने जा रहे हैं, वो ले दे करके फिर से उस चीज़ को लागू कर देती है भारतीय न्याय संहिता में। तो वो आपके इंटेंशन को दिखलाता है, आप किस इंटेंशन, फिर से उस विक्टोरियन में मोरालिटी की आप बात कर रहे हैं, जहां पर महिला को पुरुष की प्रॉपर्टी माना जाता था। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, जिस दिन हम लोग भारतीय न्याय संहिता मेंस में डिस्कस करेंगे, मैं ही करूंगा, तो डिटेल में उसके एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। हो सकता है वो आपके लिए रिलेवेंट रहेगा, यहाँ पर चूँकि जस्ट अभी लागू हुआ है तो वहाँ प्रश्न आपसे खूब बनेगा। मेंस में, प्री में हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ये बस यही ध्यान में रखिएगा कि संशोधन इस कानून में हुआ है, मैकॉले के द्वारा उसको कोडिफाई किया गया था सबसे पहले आईपीसी का, यही सब केवल उसमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो पहला 5 देश जो है आइसलैंड, फिनलैंड, फिर देखिएगा वही स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वो लीड कर रहा है। तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, नॉर्व है, इसको सुधार लीजिएगा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, और सबसे नीचे देखिएगा तो फिर सूडान, एक अपना पड़ोसी है पाकिस्तान, एक है चाड। पड़ोसी को लेकर के थोड़ा सा टिप्पणी कर देते हैं, बड़ा अच्छा ये है। मतलब क्या हुआ, अभी अभी एक देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला हो रहा था। तो जब अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला हो रहा था तो एक अल्पसंख्यक समुदाय के एक लीडर थे, वो बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन, हल्ला हंगामा किए इसको लेकर के। तो पुलिस ने उनको पकड़ा और कोर्ट में भेजा। कोर्ट उनको जेल भेज रही थी। कोर्ट जब उनको जेल भेज रही थी तो उनके समर्थक कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में पहुंच करके हल्ला हंगामा किए तो पुलिस उन पर लाठी चलाई तो वो पुलिस को मारना शुरू कर दिए तो पुलिस ने गोली चलाई। उसमें से एक उनके उस अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। एक पड़ोसी देश था, वो आनन फानन में वहाँ पर कहना शुरू किया कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो देश ने टका सा जवाब दे दिया कि भाई हम कुछ नहीं, हमारा सरकार कुछ नहीं कर रहा है, एक न्यायपालिका के द्वारा हो रहा है और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है और ये कम्प्लीटली न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें हम हस्तक्षेप आपके कहने पर नहीं कर सकते हैं। और दीगर बात यह है कि वो जो कंट्री है वो बांग्लादेश है और वो जो पड़ोसी देश है वो भारत है। और वो जो नेता थे तो हम कहें कि सारा कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो रहा है सारा काम। तो क्या वो काम आप फॉलो कर रहे हैं अपने यहाँ? हाँ चलिए, अब आगे हम लोग आते हैं वैश्विक शांति सूचकांक पर। वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक वर्ल्ड पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। इसका शीर्षक मुझे नहीं मिला, अगर आप लोगों को मिलेगा तो आप इस बार का जो क्या इसका थीम है या इसका जो ये है आप एक बार देख लीजिएगा। हम बहुत जगह कोशिश की, हमको कहीं मिला नहीं। 163 देश इसमें शामिल थे। इसमें भारत का जो स्थान है वो 116वां स्थान है। इसके कुछ रुझान हैं, कुछ ट्रेंड्स हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र जो है वो यूरोप को माना गया है भी, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का अभी कोई विवाद या किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ नहीं दिख रहा है। क्या यूक्रेन वाला तो यूरोप में ही है।
यूरोपियन क्षेत्र में नहीं, यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है उसमें चल रहा है वो विवाद। पूर्ण तो यूरोप का थोड़ा सा पोर्शन, मैक्सिमम जो पोर्शन उसका है वो एशिया, जो ईस्टर्न यूरोप का जो इलाका और यूरेशिया का जो क्षेत्र है ना, उस जगह पर वो झगड़ा, अजरबैजान वाला भी झगड़ा देखिएगा तो वहीं चल रहा है, यूक्रेन वाला भी उसी जगह पर चल रहा है। वहाँ अभी सर रोहिंग्या नहीं पहुँचा है। माइग्रेंट्स इमिग्रेशन को लेकर सवाल आ रहे हैं यूरोप। देखिए माइग्रेंट्स इमिग्रेशन को लेकर के 2-3 कंट्री में होता है, वो भी उन्हीं कंट्री में हो रहा है जो कभी इम्पेरियलिज्म के कारण अपने यहाँ पर अपने कॉलोनी से लोगों को बसाए थे। ये लेकर के जैसे देखिएगा, कल हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे, कल या परसों, कि लंदन में एक दंगा हुआ। तो एक चूँकि लंदन का जो इलेक्शन हुआ ना, सारा का जुड़ाव जो था वो उस इलेक्शन से जुड़ाव था। इलेक्शन के टाइम में क्या हुआ कि लॉबी थी वहाँ पर, तो वहाँ पर 3 जगह की लॉबी बहुत सक्रिय है, भारतीय लॉबी, पाकिस्तानी लॉबी और बांग्लादेशी लॉबी, तीनों उसके कॉलोनी से गए हुए लोग हैं। और इस इलेक्शन में बांग्लादेशी लॉबी की ज़्यादा भूमिका रही वहाँ पर। बांग्लादेशी लॉबी जो थी वो सबसे ज़्यादा फूड के क्षेत्र में काम कर रही थी, तो उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका रही इस इलेक्शन में। जो लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार को सपोर्ट करने में या उनका सरकार बनवाने में उसकी बड़ी भूमिका रही। अब क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट तो था इस बात का, देखिए कहीं भी जो आइडेंटिटी का जो लड़ाई होता है वो इसी तरह से शुरू होता है। तो एक विक्षिप्त व्यक्ति था, उसने 3 बच्चों की हत्या कर दी, और इस घटना को लेकर के आप देखेंगे ना कि लंदन, मैनचेस्टर, सब जगह आगजनी और हल्ला हंगामा हुआ। इसी तरह कभी कभी फ्रांस में भी शुरू हो जाता है, लेकिन उस तरीका से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है जिस तरीका से मिडिल ईस्ट में हो रहा हो, एशिया में इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के हो रहा हो। उस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो कहते हैं सर सब कंट्री में 50-100 यहूदी को बसा देना चाहिए। 50-100 यहूदी को बसाने से क्या होगा? नहीं, बतलाइए, हम जानना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा फैक्ट आप बतलाए। जैसे यहूदी वहाँ पूरा मिडिल ईस्ट में अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुआ है। अस्तित्व को बनाए नहीं रखे हुए हैं, उसके अस्तित्व को इम्पीरियल ताकतों ने वहाँ पर ले जा करके रखा, क्योंकि उनको मिडिल ईस्ट में अपना एक सेंटर चाहिए था। उसको उस समय की जो बड़ी, और कोई कारण ही नहीं था उसको वहाँ पर बसाने का, क्योंकि वहाँ पर जैसे पारसी क्या जा कर के रहेंगे ईरान में? पारसियों का मूल तो ईरान में है, क्या जा कर के रहेंगे ईरान में? हैं? आर्यों का जो मूल है वो स्टेपी में है, अब जा कर के रहिएगा स्टेपी में, भेज दिया जाए कि नहीं, मूल्य स्थान पर अब सबको भेजा जाए। और भारत का जो मूल जगह है वो द्रविडियन का है, तो आप छोड़ दीजिएगा क्या उसके लिए? आपका जो सोसाइटी है वो एकदम अमलगमेटेड सोसाइटी है, वो प्लूरल सोसाइटी बन चुका है, उसकी तरफ ना बढ़िएगा कि अच्छा कभी भी जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, किसी एक जातीय आइडेंटिटी को, किसी एक धार्मिक आइडेंटिटी को जब बढ़ावा दिया जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो जो मूल समस्या होती है उस मूल समस्या को छोड़ दिया जाता है। कल या परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि फिलिस्तीन के विवाद को किसी ने लिख दिया है कि वो धार्मिक विवाद है ही नहीं, और यहूदी जो टेरिटोरियल इशू नहीं, वो नेशनलिज्म का लड़ाई है, राष्ट्रवाद की लड़ाई है। जिस प्रकार से आप ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ लड़े थे, उसी तरह से वो इंपेरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। उसके क्षेत्र पर कोई आकर के अधिपत्य किसी का बना दिया गया, तब ना वो लड़ रहा है। आपके यहाँ कोई आपका क्षेत्र कश्मीर को लेकर के क्यों इतना आप सेंसिटिव हैं? क्या कैसे अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं? उनका अस्तित्व वहाँ क्रिएट कैसे हो गया? वहाँ पर तो उनका कुछ नहीं था। लड़ाई भी जो लड़े तो क्रूसेड जब हुआ तो ईसाई और मुसलमान लड़े, यहूदी कहाँ थे? यहूदी तो भाग चुके थे पहले ही यूरोप से। लड़ाई जो लड़ी गई तो लड़ाई तो जेरूसलम को लेकर के ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में हुई, उसके पहले यहूदी भाग चुके थे, ठीक उसी तरह से जैसे पारसी भाग करके इंडिया आ चुके थे। तो उनके अस्तित्व का पहचान कैसे हो गया यरूशलेम? नॉलेजेबल बंदा का बात नहीं है, वो केवल ये दो, कल हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे ना, कल या परसों किसी और चर्चा चली थी, तो हमने बताया था कि आइंस्टीन प्लस नेहरू का एक
वार्तालाप, मतलब एक पत्राचार की चर्चा हमने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप समझिए कि नेशनल इशू क्या है और धार्मिक इशू क्या है। उनको क्यों ला करके वहाँ बसा दिया गया? उनका तो वास्तविक तो यूरोप में थे, यूरोप में रह रहे थे सारे यहूदी, जर्मनी में, पोलैंड में, फ्रांस में, इन सब जगहों पर यहूदी रह रहे थे, इटली में, इन सभी जगह पर यहूदी रह रहे थे। और दूसरा चीज़ कि वहाँ पर जो राष्ट्रवाद है वो भाषाई स्तर पर है। वहाँ पर जो राष्ट्र नेशनलिज्म यूरोप में जो उदित हुआ वो भाषाई नेशनलिज्म है। भाषा के आधार पर देश का निर्माण हुआ है, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, इटालवी हो, डच हो, सब अलग अलग भाषा को लेकर के हुआ है ना। वहाँ तो धर्म और नस्ल को लेकर के नहीं हुआ है। तो एशिया में आप फिर उस चीज़ को कैसे आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं? तो ये पूरा इंपीरियल पॉलिटिक्स था कि हमको, चूंकि उनको पता था कि ये जो मिडल ईस्ट है ये ऑयल का सबसे बड़ा सोर्स है, तो इस पर हम नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे जब तक कि हम वहाँ पर अपना एक आइलैंड नहीं बनाएंगे। और उस आइलैंड के रूप में उनको ज्यू का समर्थन करना मिलता है कि ज्यू सताए हुए हैं यूरोप के, उसको अरे बसाना था तो तुम यूएसए में बसा लेते। साइबेरिया में का रूस का बहुत बड़ा क्षेत्र था, वहाँ पर उनको वो तो नहीं चाहते थे कि उनके संपर्क में जाए, नहीं तो मार्क्सिज्म भी तो यहूदियों के द्वारा ही दिया गया था। तो विश्व का जितना महानतम थ्योरी है वो सब तो उसी के द्वारा दिया गया है। मार्क्स भी तो यहूदी थे, हिगेल, मार्क्स सब यहूदी थे। तो उनकी विचारधारा को आप नहीं स्वीकार कीजिएगा, आप उस नस्ल को बढ़ावा दीजिएगा। जैसे कांग्रेस के द्वारा जो राष्ट्रवाद की बात कही गई उसको दक्षिणपंथी नहीं स्वीकारेंगे, वो सावरकर के राष्ट्रवाद को, हिंदुत्व को स्वीकारेंगे। तो आप उनकी विचारधारा को नहीं लीजिएगा, आप बस उनकी धर्म, उनकी मतलब इस ऐसा चीज़ को उठाइएगा जिससे वो पर्सनल आइडेंटिटी से जुड़ जाए, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के रूप में वो काम करे। ये जैसे ही बढ़ता है उस जगह पर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने का ये काम करता है हर जगह। तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके बाद दूसरा जो ट्रेंड इसमें है कि विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र तो वही मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में आप देखिएगा कहाँ कहाँ लड़ाई होती रहती है, वही नाइजीरिया, सूडान का जो क्षेत्र है, सब सहारा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, और वो भी कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से इंपीरियलिज्म का निशानी है। सब अपना अपना समर्थित सरकार वहाँ पर बनवाना चाहता है, इसके कारण लड़ाई हो रही है। तो अलग अलग कबील देखिएगा, उसका क्राइसिस देखना है तो कभी एक होटल रवांडा मूवी है। अच्छा, एक मूवी आप लोग सोनी लिव अगर देख रहे होंगे, सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन होगा तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। उस पर जो एक वेब सीरीज़ आई है फ्रीडम एट मिडनाइट, हालांकि अगर बुक नहीं पढ़, उस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा से ये किया हुआ है। और कम्युनलिज्म को लेकर के हम एक डाले थे, भारत एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक एपिसोड डाले थे, उसको ज़रूर देख करके समझिएगा कि एक ही घर का 3 भाई 3 अलग अलग पार्टी का मेंबर था, कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है और कैसे कैसे क्या होता है, उसको एक बार देखिएगा ज़रूर। मतलब अस्थिर होकर के शांति से, हम दिवाली और छठ का जो छुट्टी था उसी बीच में उसको डाले थे कि एक बार आप देख सकते हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। उसको क्या देखने का पुराना है, उसको आप उतना शॉर्ट में उतना बेहतरीन आइडिया वहाँ पर वो दे रहा है, आप उसको ज़रूर देखिए। और उसमें एक्टर सब इरफान वगैरह आपको उसमें दिखेंगे, उस समय के श्याम बेनेगल के द्वारा उसको डायरेक्ट किया गया है। कोई मतलब जो नया आप हो हंगामा हुल्लर देखते हैं उससे कई दर्जा ऊंची बात वो कहता है। कम से कम उसका शुरुआत और अंत का जो सॉन्ग ही जो उसका है उसको भी समझ लीजिएगा तो पूरा भारतीय फिलॉसफी आपको समझ में आ जाएगा, भारत की अवधारणा समझ में आ जाएगी। तो आप उसको पुराना कह के खारिज नहीं कर कीजिए, पुरानी चीज़ें जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दक्षिण एशिया सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश दक्षिण एशिया में है तो वो भूटान है, और दक्षिण एशिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश जो है वो अफगानिस्तान है। तो ये तो आप आराम से इस सब चीज़ों पर ध्यान आपका चला जाएगा, इस पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं। प्रथम 5 देश जो है जो सबसे शांतिपूर्ण देश है वो है आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जहाँ पर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं दिखेगा।
और अंतिम देश जो है वो यमन, जहाँ पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखेगा। सूडान, अक्सर लड़ाई होती रहती है। दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, ये सब सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्रों में आते हैं। भारत का रैंकिंग ध्यान में है, भारत का रैंकिंग जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसको येल यूनिवर्सिटी है यूएसए में, उसके द्वारा और उसके कुछ सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। तो येल यूनिवर्सिटी फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसके द्वारा, और फिर इसके साथ इसमें स्विट्ज़रलैंड का एक मैकॉल मैक्चिन फाउंडेशन है, उसने इसमें सहयोग प्रदान किया। तो ये 3-4 का नाम आप ध्यान में रखेंगे। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया है। इसमें भारत का स्थिति देखिएगा तो 180 देशों में 176वां स्थान है। यद्यपि यहाँ पर कुछ सुधार हुआ है, यहाँ पर कुछ सुधार दिखता है। 2022 में भारत जो था वो अंतिम स्थान पर था, वहाँ से थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। ये 2 साल पर इशू होता है। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है प्रत्येक 2 साल पर इशू होता है। तो 2022 के बाद इसी साल इशू किया गया है। तो उस समय भारत सबसे अंतिम रैंक पर था, इस बार थोड़ा सा उभर करके 176वां रैंक पर गया है। दक्षिण एशिया के 8 देशों में भारत का 7वां स्थान है। भारत वर्तमान में विश्व का 3रा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश है। वहाँ पर क्या देखे थे, ग्रीन एनर्जी का 4था सबसे बड़ा मार्केट था। यहाँ याद रखिएगा कि भारत जो है वो विश्व का 3रा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश है। ये फैक्ट याद रखिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पर देखेंगे तो प्रथम 5 देश जो है वो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। अंतिम जो 5 देश हैं वियतनाम, पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार, भारत। अंतिम 5 देश ये हैं। और प्रथम 5 देश जो है वो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। इसका होता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। क्यूएस एक इंस्टीट्यूशन है, इसके द्वारा वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज़ का एक रैंकिंग दिया गया। इस रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो विश्व के शीर्ष 5 स्थान और इसमें शामिल भारतीय संस्थानों का हमने नाम यहाँ पर रखा है। तो विश्व के नहीं 2025 है, ये 2025 है, कन्फ्यूज़न कोई ये नहीं है। यहाँ 2025 हम बहुत जगह से वेरीफाई करके लिखे हैं। उस दिन की तरह ब्राज़ील की तरह नहीं, वो बेलारूस की तरह नहीं है कि वो कुछ बोल दीजिएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। उस दिन हम कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि एससीओ का वो मेंबर मेरे ध्यान में था कि किसी एक संगठन का मेंबर बना है। तो सबसे टॉपर इंस्टीट्यूट जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज। तो 2 यूनिवर्सिटी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर यूएसए का है, बाकी 3 यूनिवर्सिटी जो है वो लंदन का, यूके का है। भारत में अगर देखिएगा तो आईआईटी बॉम्बे 149वें स्थान पर है, 197वें स्थान पर आईआईटी दिल्ली है, 225वें स्थान पर आईएससी बेंगलुरु है, फिर आईआईटी खड़गपुर है, फिर आईआईटी मद्रास है। तो भारतीय इंस्टीट्यूशन का ध्यान में आप रखिएगा, वो ऊपर वाला नहीं भी रखिएगा तो काम चलेगा। एक एशिया का इसी तरह से इशू किया गया है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया करके। ये यूनाइटेड किंगडम की एक टाइम्स पत्रिका है, उसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें एशिया के 21 देशों के 739 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था, जिसमें जापान का 119 यूनिवर्सिटी शामिल हुआ और भारत के 91 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया। इसमें रैंकिंग अगर आप देखिएगा तो पहला 3 विश्वविद्यालय सिंहुआ विश्वविद्यालय है। देखिएगा 2 जगह से है, कहीं कहीं पर सिन्हुआ भी है, कहीं कहीं पर सिंघुआ भी है। अब क्या है, हम इस रिपोर्ट पर नहीं गए हैं, हम डिफरेंट मैगजीन से यहाँ पर ये किए हैं। तो आप एक बार रिपोर्ट
टाइप करके जाकर के उसका नाम देख लीजिएगा, नाम सुधार लीजिएगा, जो भी होगा। उसके बाद पेकिंग विश्वविद्यालय, ये भी चीन का है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर का। भारत में अगर आप देखिएगा तो भारत के 3 विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु का, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, और फिर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम केरला का है। ये 3 विश्वविद्यालय जो हैं वो भारत के टॉप पर हैं इस टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग के अनुसार। तो ये ध्यान में रखिएगा, उसका भी ध्यान में रखिएगा और इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच और सरे यूनिवर्सिटी, इस दोनों के सहयोग से ये प्रकाशित किया जाता है। इसमें 119 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत का जो रैंकिंग है वो 39वां रैंकिंग है। मीन्स कि पर्यटन के विकास के लिए जो जो सुविधाएं अवेलेबल करवाई जानी चाहिए, वो सुविधा किस किस देश में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, पर्यटक का प्रवाह उस देश में हो रहा है, तो पर्यटक को सुविधा देने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रहा है। इस स्थिति में देखिएगा तो सबसे टॉपर देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर स्पेन है, फिर जापान है। सबसे पिछड़ा 3 देश जो है वो माली, सिएरा लियोन और कैमरून है। भारत का स्थान कितना है याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात मीडिया को कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता किसी देश में हासिल है। इसमें अगर देखेंगे तो संस्था जो इसको जारी करती है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये फ्रांस की एक संस्था है जो इस सूचकांक को जारी करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिपोर्टिंग को लेकर के कोई भी देश कितना लिबरल है, इस चीज़ को ये शो करता है। इसका शीर्षक अगर देखिएगा तो यहाँ पर हटा दीजिएगा थोड़ा, ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता, ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। शामिल देशों की संख्या अगर देखेंगे तो 180 है, और 180 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग 159 है। 2023 में देखेंगे तो 161वां रैंकिंग पर भारत था। यहाँ पर कुछ सुधार दिख रहा है। अब सोचिए कि इतना चिखम चिल्ला मचा रहता है रोज़ अखबार न्यूज़ चैनल सब पर, तो भारत के प्रेस तो बहुत स्वतंत्र है, फिर इसको क्यों नहीं इतना रैंकिंग मिल रहा है, क्यों रैंकिंग में इतना पिछड़ा हुआ है, क्या कारण है उसके पे? सोचिए इन सब विषयों पर। अब हम नहीं बतलाएंगे, वो सब आपके सोच का चीज़ है। आप जाकर के सोचिए इस विषय पर कि हम इतना कहीं भी खड़ा होकर के न्यूज़ सुन लेते हैं, कहीं भी न्यूज़ इतना इन्फॉर्मेशन जो है इतना तेज़ी से फैल रहा है, फिर भी रैंकिंग जो है वो बहुत पीछे है। क्या कारण है इसके पीछे? प्रथम 5 देश जो हैं वो नॉर्वे हैं, डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड है और फिनलैंड है। और अंतिम 5 देश जो है वो इरिट्रिया है, सीरिया है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इरिट्रिया, सीरिया, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया। जहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो सबसे कम है, कम प्रेस स्वतंत्र है जहाँ पर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और उसी का बेल विंग रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 143 देश शामिल है। तो भारत का स्थान लगता है हम लास्ट यही तैयार कर रहे थे, मिस कर गए हैं। ये आप एक बार ये कर लीजिएगा या हम बतला देंगे फिर कभी। पर फर्स्ट 5 कंट्री जो है वो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल है। और अंतिम 5 देश अफगानिस्तान, लेबनान, लेसोथो, सिएरा लियोन और कांगो है। फर्स्ट 5। इंडिया का रैंकिंग एक बार आप ये कर लीजिएगा, हमको लगता है लास्ट होगा इसलिए हम
छूट गया है वो। एक बार देख लीजिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास के दिन हम बतला देंगे क्या था इसका। जो भी हो, आप इंडिया का रैंकिंग जो होगा वो याद कर लीजिएगा। आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ। हाँ, जो भी हो आप एक बार कर लीजिएगा, अपने अपने स्तर पर इसको एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बतला दूंगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर के, और कुछ और इंडेक्स बचे हुए 2-4 हैं महत्वपूर्ण। बाकी जो इकोनॉमिक्स वाला है वो सर्वेश सर आपके साथ चर्चा करेंगे, जैसे मानव विकास सूचकांक वगैरह जो है वो सब सर्वेश सर आपके साथ चर्चा करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, डेमोक्रेसी, भ्रष्टाचार सूचकांक, ये सब थोड़ा सा बचा हुआ है, वो सब मैं कल कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और उसके साथ साथ कुछ साइंस टेक का टॉपिक कल से शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ सब खत्म हो जाता है तो फिर साइंस टेक का टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, कल फिर हम लोग मिलते हैं। अब जो टॉपिक है ना वो ज़्यादा फैक्चुअल है, कुछ वैसा चीज़ है नहीं जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस कर सके। क्या चीज़? फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल। ठीक है, ये